ह्यूमन इज अ बंडल ऑफ इमोशंस, और इसी वजह से इन्हीं भावनाओं के कारण दोस्तों इंसान कभी निखरता है तो कभी टूटता है। इंसान का निखरना और टूटना यह स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन अब मैं ऐसे व्यक्ति को आपके सामने आमंत्रित करने जा रहा हूं जिन्होंने अपने इमोशंस का बहुत ही सकारात्मक उपयोग करके नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। सो लेट्स वेलकम द मोस्ट कमिटेड and charismatic leader, Miss Prachi Thore. I think maybe, hello Prachi ma'am, maybe there is some technical error. So दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं हमारे हमारे इस सेशन के अगले चरण की ओर। शायद प्राची मैम कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से ज्वाइन हो नहीं पा रही है, सो वी शुड गो अहेड। दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा भारत देश एक कृषि प्रधान देश है और हमारा किसान यह बैकबोन है हमारे इस पूरे इंडस्ट्री का और हमारे इस पूरी अर्थव्यवस्था का। लेकिन हमारा जो बदलता हुआ निसर्ग चक्र है इसका सबसे बड़ा नुकसान होता है हमारे किसानों का। लेकिन इसके बावजूद इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है और सबसे उपेक्षित है हमारा किसान। लेकिन अब मैं ऐसे एक इंसान को यहां पर आमंत्रित करने जा रहा हूं दोस्तों, जिन्होंने अपनी शिक्षा, अपनी विद्वत्ता, अपना अनुभव और अपना विजडम पूरा जान लगाकर इसमें झोंक दिया है और ये हमारे इस किसान को फिर एक बार राजा बनाने का सपना देख रहे हैं और इसकी और कदम दर कदम आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, आपके सामने आ रहे हैं, लेट्स वेलकम डेडिकेटेड पैशनेट विजनरी लीडर and advisor of MCL, Mr. Dr. Shyam Kholap sir. थैंक यू मंगे सर। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम गोलो फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का, यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट, अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के साथ। दोस्तों एक चीज आपके सामने मैं फिर से रखना चाहता हूं कि हमारा देश दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन चुका है। हम आज की तारीख में दुनिया की ऑलमोस्ट 18% जनता आबादी हमारे देश में रहती है। हाल ही में हमने इसी साल फरवरी में हमसे भारत से 3 गुना जो बड़ा देश है चीन, और जो पॉपुलेशन में अभी तक नंबर 1 था उसको भी पीछे ढकल दिया है और हम दुनिया की सबसे बड़े आबादी वाला देश बन चुके हैं। और इस आबादी में रहने वाले सभी जो लोग हैं उनकी कुछ बेसिक जरूरतें हैं। जरूरत है अनाज की, पहनने की, रहने की, जरूरत है कुछ सर्विसेज की, सेवा की, मोबाइल इंटरनेट की। और ये जरूरत अगर आप देखोगे तो पूरी दुनिया में ये जरूरत भी वन ऑफ द लोएस्ट है, क्योंकि ये जो वस्तु और सेवा का जो कंजम्पशन है इससे ही तो बनता है जीडीपी। और हमारा प्रति व्यक्ति जो जीडीपी है, प्रति व्यक्ति जो आवश्यकता या प्रति व्यक्ति जो कंजम्पशन है वो दुनिया में बहुत कम है, 6 गुना कम ऐसा बोल सकते हैं। पूरी दुनिया का जो ग्लोबल एवरेज है वो ग्लोबल एवरेज से हम सिर्फ 15% है। ग्लोबल एवरेज हमसे 6 गुना इतना ज्यादा है। चीन में, जिसमें ऑलमोस्ट हमारी जितनी लोक संख्या है हम उससे सिर्फ 30 लाख ज्यादा है, उसमें प्रति व्यक्ति ये जो कंजम्पशन है, प्रति व्यक्ति जो जीडीपी है वो दुनिया के लेवल का, दुनिया के एवरेज का है। और इसीलिए वो चीन की अभी जो अर्थव्यवस्था या जीडीपी है वो हमसे 6 गुना है। हम $3.5 ट्रिलियन है तो चीन ऑलमोस्ट $20 ट्रिलियन तक है। तो दोस्तों हम इतनी मिनिमम वस्तु और सेवा का भी कंजम्पशन कर रहे हैं, फिर भी इसका मतलब यह है कि हमारे हर तहसील में आज की तारीख में 5,000 करोड़ का जीडीपी या 5,000 करोड़ की इकोनॉमी का निर्माण हो रहा है। हमारे लोग ही इतने हैं तो हमारे हर तहसील में ऑन एन एवरेज 5,000 करोड़ का
माल, ये वस्तु या सेवा का निर्माण हो रहा है, उसका कंजम्पशन हो रहा है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो 5,000 करोड़ की जो वस्तुएं और सेवा का निर्माण हो रहा है, या अगर ये 5,000 करोड़ नहीं, हमने देखा कि ये 5,000 नहीं, उससे 6 गुना होना चाहिए। जितने लोग हमारे हर तहसील में रहते हैं, जितना उनका कंजम्पशन होना चाहिए, जितना उनका जीडीपी होना चाहिए, वो 6 गुना होना चाहिए। तो हर तहसील में कितनी इकोनॉमी होना चाहिए? तो 30,000 करोड़ की होनी चाहिए। लेकिन आज भी ये 5,000 करोड़ हो या उससे ज्यादा हो, ये सब 5,000 से 30,000 करोड़ इकोनॉमी बनाने के लिए जो व्यवस्था चाहिए, जो रॉ मटेरियल चाहिए, जो रिसोर्सेज चाहिए, वो सभी हमारे देश में है। नेचुरल रिसोर्सेस, हमने देखा कि हमारी जैसी खेती, नदियां, ये सब कुछ, ये क्लाइमेट, ये किसी के पास नहीं है। हमने देखा कि जैसे ह्यूमन रिसोर्स, ये जो मनुष्य संसाधन है, ये भी दुनिया का सबसे बेहतर हमारा है। आप देखिए दुनिया के कोई भी रिसर्च इंस्टीट्यूट में सबसे ज्यादा आपको भारतीय नजर आएंगे। आज भी दुनिया की इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, संगठन है, उसको भारतीय चलाता है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या किसी बड़ी कंपनी का सीईओ हो। यानी कोई भी ऐसी बात नहीं है कि कोई भी ऐसी बात नहीं है कि हम इस इकोनॉमी का निर्माण नहीं कर सकते। आज जो 5,000 करोड़ की इकोनॉमी बन रही वो, और जो होनी चाहिए 6 गुना वो, ये सब कुछ हम कर सकते हैं। और इतनी रिसोर्सेस है, लोगों के पास नहीं होते। बाकी के जो देश है उनके पास सिंपल रिसोर्सेस नहीं होते। ये जो ओपेक कंट्रीज है, ये जो दुबई है, ये जो देश है कि जो तेल बेचते हैं पूरी दुनिया को, गैस बेचते हैं दुनिया को, वहां अगर आप जाके देखोगे तो पीने का पानी ज्यादा महंगा है पेट्रोल डीजल से। अभी इजराइल की खेती ऐसी, इजराइल की खेती हम लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन आपको पता है कि इजराइल कितना बड़ा देश है? हमारे देश में जो राज्य है उसमें से सबसे छोटे राज्य है, उसमें से एक छोटा राज्य है, केरला है सपोज, तो केरला के आधा ये इजराइल है। और इजराइल में जितनी भी जमीन है ना, 20% ही ऐसी जमीन है कि जिसमें खेती हो सकती है। 80% उनके पास जो जमीन है उसमें खेती ही नहीं हो सकती, इतनी बंजर जमीन। लेकिन इतने प्रॉब्लम में उनका वो डिटरमिनेशन, डेडिकेशन है, क्योंकि वो हर बूंद पानी का वो उपयोग करते हैं। वो देखते हैं कि कैसे हम लोग ज्यादा से ज्यादा वो जो बची हुई जमीन है उसको बेहतर करें, उसके ऊपर खेती करें। वो देखते हैं कि कैसे प्रति एकड़, प्रति हेक्टेयर हम ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करें। तो पूरा फोकस वो करते हैं, ज्यादा से ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी का निर्माण करते हैं। और इसलिए हम देखते हैं कि आज हमें हमारी जो उत्पादकता है उससे 2 गुना 3 गुना ज्यादा इजराइल की उत्पादकता है। लेकिन जितने रिसोर्सेज आज भारत के पास है दोस्तों, दुनिया के किसी भी देश में इतने रिसोर्सेज नहीं है, हर तरह के रिसोर्सेज। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? क्या प्रॉब्लम है कि ये देश, जो देश 90% ऑफ द टाइम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, हम सब हर सेक्टर में हम दुनिया का नेतृत्व कर रहे थे, आज ऐसा क्या प्रॉब्लम है? आज क्यों नहीं हम उस जगह पे है जिस जगह पे हमें होना चाहिए? और इसका कारण है सिस्टम। क्या जरूरत है? तो सिस्टम चेंज की जरूरत है। आज किस तरह से बिजनेसेस हो रहे हैं, किस तरह से 5,000 करोड़ की इकोनॉमी का निर्माण हो रहा है, कौन कर रहा है इस इकोनॉमी का निर्माण? अभी एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं, जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का, ऐसी चीजों का जो हर एक को लगती है, चाहे जितना भी गरीब आदमी हो उससे लेके कितना भी अमीर आदमी हो, हर एक को चीजें लगती है ऐसी। वो जो कैटेगरी है उसमें से एक कैटेगरी है कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। और ऐसी चीजों में अगर आप देखोगे तो हमारे देश में 3-4 ही ऐसी कंपनियां हैं जिनकी पूरी तरह से मोनोपोली है। हर कोई साबुन, टिकिया, शैम्पू, बिम्पू, तेल से लेकर आप देखोगे तो सब जगह इनके प्रोडक्ट चल रहे हैं। अभी ये जो कंपनी, जो अमेरिकन है, यूरोपियन है, चाइनीज है, ये कंपनी क्या उनके देश में सामान बना के यहां लाके नहीं बेच रहे? वो तो उसका मैन्युफैक्चरिंग जो हो रहा है अपने देश में हो रहा है, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमारे देश में है। ये जो सब चीजें जो बन रही है, जो प्रोडक्ट जो बन रहे हैं, उसके लिए जो रॉ मटेरियल लग रहा है वो हमारे देश से आ रहा है। ये जो फैक्ट्रियां चल रही है, उस फैक्ट्री को चलाने वाले जो जनरल मैनेजर से लेके पूरा जो मैन पावर है वो अपने भारतीय है। इनफैक्ट ये जो प्रोडक्ट उसको बेहतर करना है, उसको बेटर करना है, उसमें रिसर्च डेवलपमेंट करना है, ये जो पूरा यूनिट है वो भी 100% भारतीय चलाते हैं। चाहे वो यूनिट भारत में हो, चाहे उनके देश में हो, हर जगह आपको भारतीय नजर आएंगे। और जब इस चीज को बेचने का काम करते हैं, वो भी कौन करते हैं? वो भारतीय करते हैं। एक छोटे से छोटे दुकानदार से लेके जो मॉल तक जो लोग हैं, वो जो लोग बेचने का काम करते हैं, वो सब भारतीय है। यानी ओप्पो, वीवो जैसे चाइनीज के मोबाइल जो अभी पूरे इतना बड़ा उन्होंने मार्केट कैप्चर किया है,
तो यहाँ जो ओप्पो वीवो के फोन, मोबाइल फोन जो बेचता है वो कौन बेचता है? कोई चाइना वाला आपको नहीं नजर आएगा उधर। चाइनीज कोई आदमी नहीं रहता जो फोन बेचता है, वो हमारे ही लोग बेचते हैं। तो ये भी सब चीजें हमारे ही लोग बेच रहे हैं हर जगह पे। और किसको बेच रहे हैं? बेस्ट पार्ट है ना, वो कहीं एक्सपोर्ट वगैरह नहीं कर रहे, वो 100% बेच रहे हैं हमारे ही लोगों को। यानी पूरा सर्कल अगर आप देखोगे, पूरी प्रोसेस अगर आप देखोगे, तो बनाने से लेके, करने से लेके, बेचने से लेके, कंज्यूम करने तक हर प्रोसेस में भारतीय हम लोग शामिल है। और इतना करने के बाद, ये सब बिजनेस करने के बाद जब मुनाफा होता है, प्रॉफिट होता है, वो कहाँ जा रहा है? तो उनके देश में जा रहा है, उनके कंपनी के पास जा रहा है। और ये कंपनी तो ऐसी कंपनी है कि यहाँ का टैक्स भी नहीं भरते, क्योंकि उनका ऑफिस जो है वो यहाँ नहीं, वो वहां अमेरिका में है, यूरोप में है। तो उनके अमेरिका यूरोप के नॉर्म्स के हिसाब से फिर वो टैक्स भरते हैं, या टैक्स भी नहीं भरते। तो हमें जो काम करना है, हमें ये सिस्टम चेंज का काम करना है। हमारे ही लोग इसको तैयार करें, हम ही इसको बेचेंगे। ये सभी जो काम अभी हो रहा है ना, ये हमारी ही कंपनियों के अंदर होना चाहिए। बस इतना ही सिस्टम हमें चेंज करना है। और ये काम करने का, इसको उत्पादन करने का जो तरीका है, यानी आज सिर्फ मुंबई दिल्ली में स्थित कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्री में अगर ये काम हो रहा है, तो वो ना करके हमारे हर तहसील में, हर ग्राम पंचायत में इसका उत्पादन हो, और वो हम अपने गांव में, अपने शहरों में बेचे। बस इतना चेंज करना है हमें। लेकिन इस चेंज की वजह से पूरी जो आज हमारे सामने जो चैलेंजेस है, बेरोजगारी हो सकती है, लो इनकम हो सकता है, ये सब कुछ बदल सकता है दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन उससे ज्यादा ये हो रहा है कि आज जो भी चीजें मार्केट में बेची जा रही है, वो कौन सी है? वो पेट्रोकेमिकल्स की है, उसमें पूरा भरा हुआ केमिकल्स, कैंसर तैयार करने वाले तत्व है। और आज इन्होंने पर्यावरण का क्या हाल बना के रखा है हमने हमारे सामने। और हम इन चीजों को रिप्लेस करने वाली ऐसी चीजों के साथ, जो ना कि सिर्फ हमारी जरूरतों को पूरा करेंगे, लेकिन इस पर्यावरण का, इस धरती माँ का ख्याल रखेंगे। और आज परिस्थिति इतनी गंभीर है, ये हमारे आंखों के सामने है दोस्तों। आज कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है कि जहां बाढ़ की परिस्थिति नहीं है, जहां तूफान नहीं है। गर्मी में हमने देखा कि हर दिन तूफानों के साथ बारिश आती थी, जिसने पूरी फसल हमारी बर्बाद की है। और आज तो ऐसी परिस्थिति है कि पूरी जो हमारे खेत वगैरह था, वो सब उजड़ जा रहा है। हम पहली पीढ़ी या पहला जनरेशन है जिनके आंखों के सामने ये सब बदलाव हो रहे हैं। और हम आखिरी पीढ़ी है, आखिरी जनरेशन है जो इसके लिए कुछ कर सकते हैं। और ये जो हम काम कर रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट ऐसा कंट्रीब्यूशन होने वाला है, सबसे अच्छा काम हम लोग कर रहे हैं। और इसलिए मैं आपको बार बार विनती करता हूं कि आप खड़े रहिए हर हफ्ते इस 5E मिशन के लिए। अपने तहसीलों में, अपने शहरों में, अपने गांव में हर हफ्ते इसके लिए खड़े रहिए, काम करिए। और काम क्या करना है? कैसे इस दुनिया को बचाना है, पृथ्वी को बचाना है। तो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा के, ज्यादा से ज्यादा पैसा आप अपने लिए कमाओ, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करो। क्योंकि अगर आप ज्यादा पैसा कमाओगे, इसका मतलब है ज्यादा बिजनेस करोगे, इसका मतलब ज्यादा वो चीजें बेचोगे जो चीजें दुनिया के लिए अच्छी है। इसका मतलब ज्यादा वो चीजों को रिप्लेस करेंगे जो दुनिया के लिए खराब है। इसका मतलब यह है कि आप वो चीजें अपने महिला बचत गट किसानों से तैयार करा के लोगे, उनका आप सक्षमीकरण करोगे। हमारे तहसील में, हमारे गांव में जो लोग रह रहे हैं, उनको आप इनकम दोगे। तो जो 5E मिशन के लिए काम करना, अपने लिए खुद पैसे कमाना, इसका मतलब ये सब काम करना है। और दोस्तों, इसीलिए मैं कहता हूं कि आप इसके दिशा में, पहली दिशा में ये काम करिए कि आप अपने तहसील में जितने भी एमसीएल परिवार में जितने भी उद्योजक है, उनके लिए, उनके इनकम के लिए पहले काम कीजिए। हर एमवीपी, हर एमयूपी का कम से कम 15,000 रुपए महीने के मिलना ही चाहिए कंपल्सरी। जो भी चैनल पार्टनर हमारे साथ काम कर रहे हैं, इतने दिन से विजन मिशन बढ़ा रहे हैं, उनको कंपल्सरी 10,000 मिलना ही चाहिए। और आप जो तहसील के प्रमुख, उनको 1 लाख रुपए मिलना ही चाहिए। आपके एमकोल, एमसीएनजी के फैक्ट्री जब तक शुरू हो रही है, तब तक कितने सारे ऑप्शन हमने आपको दिए हैं। और हमने ये भी बताया आपको कि अगर सभी ऐसा समझे कि 100% एमवीपी, 100% एमयूपी हमने अपॉइंट किए हैं। और आपके लिए भी जो 1 लाख का इनकम है, ये सब कुछ करके, ये सब कुछ करने के लिए कितने इकोनॉमी का निर्माण हमें करना पड़ेगा? तो आज जो 5,000 करोड़ की इकोनॉमी अपने तहसील में तैयार हो रही है, उससे आधा प्रतिशत भी नहीं, यानी 25 करोड़ से भी कम। और जितने ऑप्शन आपके पास है, उतने ऑप्शन एक्चुअली लोगों के पास नहीं होते। जो बिजनेस करने के लिए निकलते हैं ना, इनके पास इतने ऑप्शन नहीं होते, इनके पास इतनी सपोर्ट सिस्टम नहीं होती। और दोस्तों, मैं कितना भी कहूं इसके बारे में
कितना ही बार बार कहूं, इससे नहीं फर्क पड़ेगा। फर्क इससे पड़ेगा कि आपको कितना लगता है कि ये करे, आपको दिल से कितनी कितनी जरूरत, कितनी आवश्यकता है, कितनी भूख है। और एक चीज सिर्फ बिजनेस की नहीं है, चाहे आप पढ़ाई करिए, चाहे आप स्पोर्ट्स में रहिए, चाहे आपको ओलंपिक का मेडल आपको हासिल करना है, ये इस पे डिपेंड होता है कि आप कितने भूखे हैं, आपको कितने दिल से ये करना है। आपने अगर डिसाइड कर दिया मुझे नहीं 100% मुझे बस इससे इनकम करना है और 1 लाख मिनिमम चाहिए, और आपको पता है कि हमारे देश की इकोनॉमी इतनी सफल हो सकती है, हमारे देश में जो 5,000 और अपने पूरे तहसील अगर आपके पास में है तो कितने बड़ा इनकम हम लोग जनरेट कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत करिए, और ये सब डिपेंड होगा कि कितने दिल से, कितनी शिद्दत से आप ये करना चाहते हैं। और ये सभी लाखों उद्योजक जो शुरुआत करते हैं ना, और उसमें जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन होते हैं, उनके बारे में जब आप पढ़ेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि सबके लाइफ में, सबके स्टोरी में एक ऐसा पॉइंट आता है कि उनको पता भी नहीं होता कि अभी करना क्या है। आगे पीछे कुछ कोई नहीं होता जो उनको गाइड कर सके, कोई हेल्प कर सके, ऐसा कुछ भी नहीं होता। उनको पता ही नहीं होता कि कल क्या होगा, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं छोड़ते। उनके पास वो भूख होती है कि जिसकी वजह से फिर वो सफल होते हैं, और फिर वो लाखों में से 1% बोलते हैं ना, वो बन जाते हैं। आज जैसी सपोर्ट सिस्टम आपके पास है हमारे एमसीएल की, तो उससे लेके आप करिए जिसके लिए आप यहाँ आए हो। तो मैं आप सबसे विनती करता हूं कि आप उस फेज के ऊपर काम करिए, हमारे पूरे परिवार के इनकम के लिए काम करिए और शुरुआत कीजिए। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज का टॉपिक इंडियन रेलवे ही है, जो पिछली बार एक एपिसोड था, अभी नेक्स्ट अब बचा हुआ। किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए क्या जरूरी होता है कि उस क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी तरह से डेवलप होना चाहिए। अभी कोई किसी क्षेत्र का विकास का मतलब क्या होता है, तो किसी भी क्षेत्र में जो संसाधन है, जो रिसोर्सेस है, उसका पूरी तरह से डेवलपमेंट होना, यानी विकास होना, आर्थिक सामाजिक विकास होना। और किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए, किसी भी क्षेत्र के ये जो रिसोर्सेस है, उसको पूरी तरह से ऑप्टिमम उसका यूटिलाइजेशन, डेवलपमेंट होने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगते हैं, उसमें बेसिकली है तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड, रास्ते, इमारतें। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो पढ़ाई, ट्रेनिंग के सेंटर्स। आज के लिए तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट हो चुकी है, इसका मतलब है नेट, मोबाइल, कंप्यूटर, ये सब कुछ। इन सभी इंफ्रास्ट्रक्चर की शुरुआत जिससे होती है वो है ट्रांसपोर्टेशन से। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर किसी भी क्षेत्रों को हमें बेहतर करना है, डेवलप करना है आर्थिक सामाजिक दृष्टिया, तो उसके लिए यह जरूरी है कि वो क्षेत्र बाकी के क्षेत्रों के साथ जुड़ा जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन जिससे शुरुआत हो सकती है वो है रोड और रेलवे। ट्रांसपोर्टेशन किससे होता है? रास्ते से होता है, तो रोड, रेलवे। बाद में पानी से होता है, जहाज से, और हवाई जहाज से। अभी इस रोड के, रेलवे के अपने खुद बेनिफिट्स और लिमिटेशंस भी है। रोड सबसे आसान होता है, जो बहुत जल्दी हम लोग बना सकते हैं, हर किसी क्षेत्र को हम उससे आसानी से जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर बिजनेस की जब बात आती है, अगर आर्थिक या इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात आती है, तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रेलवे का होता है दोस्तों। रेलवे ऐसी चीज होती है कि जो भले ही उसका निवेश उसमें ज्यादा होता है, उसको ज्यादा वक्त लगता है तैयार करने के लिए, लेकिन एक बार वो बनने के बाद वो जितना सामान, वो जितने लोग कैरी कर सकते हैं, वो रोड नहीं कर सकते। ये बहुत कम इफेक्ट होता है उनका इस हवामान का, बारिश गिरे, ये हुआ, लेकिन रेलवे को इतना फर्क नहीं पड़ता जितना फर्क रोड को पड़ता है। इनफैक्ट अगर सेफ्टी की भी बात करें, जितनी दुर्घटनाएं रोड के साथ होती है, उससे बहुत कम रेलवे के साथ होती है। हमारे देश में भी जो रेलवे की शुरुआत हुई, वो रेलवे की शुरुआत की अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस रेलवे की शुरुआत इसलिए की क्या कि उनको भारत के क्षेत्र का डेवलप करना था, उनको आर्थिक और सामाजिक उसका विकास करना था। तो बिल्कुल नहीं, ये जो कंपनी थी, इनफैक्ट ये जो अंग्रेज थे जिन्होंने इंडियन रेलवे की शुरुआत की, ये एक्चुअली एक कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। और वो किसके लिए आई थी? ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने, और बस वही किया उन्होंने। उसी के लिए उन्होंने रेलवे की शुरुआत की, उसको बढ़ाया। और इसका कारण आपके सामने है। सबसे पहले उन्होंने रेलवे की शुरुआत की मुंबई, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, इस जगह। क्यों? क्योंकि ये सभी जो शहर थे, इन शहरों के साथ ही उनका बिजनेस चल रहा था। ब्रिटेन में जो भी माल भारत से जाता था या उन्होंने तैयार किया हुआ माल यहाँ आता था, ये सब जहाज से होता था। और ये जहाज, जो पानी के जहाज है, ये सभी बंदरगाह जो यहाँ के हैं उससे कनेक्टेड थे।
तो पहले से ही बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, यहाँ उनका बिजनेस चल रहा था, और वो बिजनेस और बेहतर करने के लिए उन्हें पहले रेलवे की शुरुआत यहां से की। सबसे पहले जो शुरुआत की लोगों के लिए नहीं की उन्होंने, इंडस्ट्रीज के लिए, खुद के जो भी काम था उसके लिए की। तो सबसे पहले 1832 में, 1832 में उन्होंने मद्रास में रोड बनाने के लिए रोड का रेलवे की शुरुआत की। उसके बाद 13 साल के बाद आंध्र प्रदेश में गोदावरी डैम बनाने के लिए उन्होंने रेलवे का उपयोग किया। उसके आगे फिर 1851 में रुड़की में नदी के ऊपर जो डक्ट है वो बनाने के लिए उन्होंने रेलवे का उपयोग किया। और अल्टीमेटली 1853 में उन्होंने पैसेंजर रेलवे शुरुआत की। 1853 बॉम्बे, उसके अगले साल कोलकाता, और उसका एक साल छोड़ के मद्रास। ऐसे उन्होंने पैसेंजर रेलवे की शुरुआत की और फिर ये बढ़ता गया। दोस्तों, रेलवे की शुरुआत, रेलवे का जो विकास अंग्रेजों ने किया, वो सिर्फ और सिर्फ खुद के फायदे के लिए किया। वो सिर्फ और सिर्फ हमारे देश को ज्यादा से ज्यादा लूटने के लिए किया। वो क्यों? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये अंग्रेज जो बिजनेस करने के लिए आए थे, तो सबसे उसके पहले, रेलवे के पहले कैसे बिजनेस का ट्रांसपोर्टेशन वगैरह होता था? बैलगाड़ी थी, घोड़ा गाड़ी थी, हाथी थे, अपने अपने तरीके से कर रहे थे। लेकिन उसको एफिशिएंट कराने के लिए उन्होंने ये रेलवे ली। और यही कारण था कि सबसे पहले रेलवे का उपयोग उन्होंने किसके लिए किया? तो ये सभी जो पोर्ट्स थे, बंदरगाह थे, जिसे वो अपना बिजनेस करते थे, उस बंदरगाह को, पोर्ट्स को, उस शहरों को जहां कॉटन तैयार होता है उसको जगह से कनेक्ट करने के लिए किया। यानी ये जो जिस जिस चीज के लिए इस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, वो चीजें थी टेक्सटाइल इंडस्ट्री। दोस्तों, दो विषय के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत, एक तो थी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, दूसरा था ये स्पाइसेस, मसाले। जब तक ये यहाँ आए थे, जब तक रेलवे की शुरुआत हो गई थी, तब तक ये मसालों की जो प्लांटेशन या उसकी खेती थी, वो अफ्रीका और बाकी के देशों में जा चुकी थी बीज, और उसका वॉल्यूम भी कम था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसकी वजह से भारत की इकोनॉमी पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ थी, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर था ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वस्त्र उद्योग। तो उन्होंने इस रेलवे का फायदा सबसे पहले इस वस्त्र उद्योग के ऊपर किया। ऐसे सभी एरियाज जहां ज्यादा से ज्यादा कॉटन, रुई कपास का निर्माण होता है, उसको अपने बंदरगाह से इस ट्रेन से जोड़ा। और इस पूरे रुई को वो कहां लेके गए? अपने ब्रिटेन में, फैक्ट्रियों में, वहां बड़े बड़े मशीन में उन्होंने वस्त्र तैयार किया, और फिर वो वस्त्र यहाँ लाके भारत में ही उसको बेचने की शुरुआत की। और बेचने के लिए भी उन्होंने इस रेलवे का उपयोग किया। इनफैक्ट इतने ज्यादा वो हमें लूट रहे थे कि जब हमारे आजादी का आंदोलन चला, जब लड़ाई चल रही थी, तब ये बहुत ही अहम मुद्दा था स्वदेशी का, कि जिसकी वजह से इस पूरे चीज के ऊपर बॉयकॉट हमारे क्रांतिकारियों ने किया था। इनफैक्ट ये ट्रेन बिल्कुल हमारे लोगों के लिए नहीं थी। इसका एक कारण ये भी है कि नहीं, एक दर्शाता ये भी है कि इसकी जो किराए थे वो बहुत ज्यादा थे। यानी ऐसी रेलवे जो ब्रिटेन में थी, जो अंग्रेजों में थी, वो उससे भी बहुत ज्यादा किराया या भारत में जो रेलवे थी उसका था। यानी इसकी आलोचना, इसकी निंदा खुद ब्रिटेन में रहने वाले, इंग्लैंड में रहने वाले लोग किया करते थे कि आप किस तरह भारतीयों को लूट रहे, ईस्ट इंडिया कंपनी को बोल रहे थे, लेकिन फिर भी वो ऐसा काम करते थे। दोस्तों, इस ट्रेन की वजह से अंग्रेजों ने सिर्फ फोकस किया अपने बिजनेस के ऊपर। और कैसे? ऐसे एरियाज, ऐसे इनएक्सेसिबल एरियाज जहां वो अभी तक नहीं पहुंचे थे, वहां वो पहुंच गए। अभी तक कैसे था रेलवे के पहले कि उनकी जो पहुंच थी वो एक सीमित तक थी। और इंटीरियर में, भारत के इंटीरियर में क्या हुआ था कि क्या क्या चल रहा था? तो वहां जो गांव थे, वो गांव फिर भी आत्मनिर्भर थे। जो भी लोगों की जरूरत थी वो लोग एक दूसरे को बना के देते थे। वहां अलूतेदार बलूतेदार पद्धति थी, और स्वयं निर्भर, आत्मनिर्भर, सेल्फ सफिशिएंट ऐसे गांव थे। लेकिन रेलवे से इन लोगों ने जहां जहां हो सके, हर जगह इन एक्सेसिबल एरिया में ये अंग्रेज गए, और उन्होंने हर वो चीज छीनी जो आइडियली उनको नहीं करना चाहिए। यहां तक कि उन्होंने हमारे लोगों का मुंह का निवाला भी छीन लिया। इसलिए जब से रेलवे की शुरुआत हुई, तब से हमारे देश में, सबसे दुनिया के समृद्ध देश में, अकाल, भूखमरी, इसकी भी शुरुआत हुई। आप सोच नहीं सकते, लेकिन दुनिया में सबसे खराब ये जो भूखमरी हुई, दुनिया में वन ऑफ द सबसे खराब, और भारत के इतिहास में सबसे खराब जो भूखमरी हुई, वो इसी पीरियड में हुई, जिस पीरियड में अंग्रेजों का पूरा फोकस था इस रेलवे। अंग्रेज बहुत सारा हमने हमारे देश में जितना भी अनाज था उसको भी नहीं छोड़ते, लेते थे सब, और पूरा पैसा कमा के पूरा रेलवे के
रेलवे का जो एक्सपांशन था उसमें लगाते थे, क्योंकि उनको पता था कि जितना ज्यादा रेलवे में निवेश करे उतना ज्यादा बिजनेस के लिए अच्छा है, और उन्हें किया भी वैसे। और इसीलिए हमारे इतिहास का सबसे गंदी ऐसी भुखमरी, ऐसा अकाल 1876 से लेके 1878 ऐसे 3 साल में पड़ा। ऑन पेपर 60 लाख लोग इसमें मरे गए। तो अंग्रेजों का जो पीरियड था वो 2 इंपॉर्टेंट पीरियड था। अंग्रेजों ने जब से 1850 से रेलवे की शुरुआत की, तब से लेके 1920 तक अंग्रेजों का पूरा फोकस था कि इस रेलवे को सर्वदूर हर जगह उसको पहुंचाने का, उसका नेटवर्क सबसे ज्यादा बढ़ाने का, बहुत ज्यादा बढ़ाने का, जिसकी वजह से हम भारत के हर क्षेत्र को उससे हमारा फायदा कर सकते हैं। और फिर 1920 के बाद फिर उन्होंने देखा कि इस ट्रेन को फिर कैसे ज्यादा एफिशिएंट करें, कैसे उनका इलेक्ट्रिफिकेशन करें, कैसे और एफिशिएंटली इसको बढ़ाएं। लेकिन ये समझना जरूरी है कि रेलवे की शुरुआत भले ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने की, लेकिन 1857 के बाद ये पूरा जो कारोबार, ये पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो वहां के रानी के पास या ब्रिटेन के जो पंतप्रधान थे उनके पास चला गया। अब ये क्यों हुआ? तो दोस्तों 1857 में हमारी आजादी की पहली लड़ाई हुई, जिसे हम 1857 की क्रांति भी कहते हैं। और ये 1857 की जो क्रांति थी, जो हमारी पहली आजादी की लड़ाई थी, इस तरह से हमने लड़ी, इसमें हिंदू मुसलमान हम सब लोग मिलके अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए थे। और दोस्तों इतने जल्दी हमने अंग्रेजों को क्रेडिट दिया था, हमारी ताकत इतनी बड़ी थी, यानी सिर्फ 2-3 गलती हो गई उस टाइम पे। और सबसे इंपॉर्टेंट गलती ये थी कि हमें एक अच्छी लीडरशिप नहीं थी उस टाइम। अगर वो होती तो हमारी आजादी 1857 में ही हमें मिलती थी। लेकिन अंग्रेजों को ये समझ में आया, अंग्रेजों को समझ में आया कि अगर भारतीय, ये सभी हिंदुस्तानी अगर एक हो गए, खड़े हो गए, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए 1857 के बाद ये पूरा जो कारोबार है, ये ब्रिटेन के रानी ने अपने हाथ में लिया वहां के, और उन्होंने सिर्फ एक चीज के ऊपर फोकस किया कि कैसे हिंदू और मुसलमान के बीच में झगड़ा पैदा करें, कैसे उन दोनों के बीच में दरार डाले। हर मुमकिन जगह पे जहां हो सके उन्होंने दोनों के बीच में दरार डाली। और यही नहीं, जहां पॉसिबल भी नहीं, ऐसे जगह पे उन्होंने खुद से निकाल के हिंदू और मुसलमानों के बीच में दरार डाली, और देखा कि कभी वो एक ना हो पाए। और फाइनली वही हुआ, जब आजादी मिली उन्होंने इस देश को 2 हिस्सों में बांट दिया था। तो दोस्तों इस रेलवे का जो इतिहास है पूरी दुनिया में, वो भी बहुत रोमांचक है। रेलवे का अगर व्याख्या अगर आप देखो, रेलवे का मतलब क्या होता है, तो पटरी पर चलने वाली गाड़ी, इसको हम रेलवे कह सकते हैं। अभी पटरी रेलवे लोहे की है या कोई है, कुछ भी हो सकता है। डब्बा जो है वो, या गाड़ी जो है वो किसी भी चीज की हो सकती है। उसको खींचने वाले जो इंजन है वो कुछ भी हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि उस वक्त ये जो ट्रेन है, ये रेलवे है, ये मनुष्य को बहुत पहले से पता है। और उस टाइम जो पालतू जानवर है वो उसको चलाते थे। सबसे पहले ग्रीस में ईस्वी सन पूर्व 600 ऐसे जगह पे रेलवे थी, इसके सबूत मिले हैं। 1550 में पहली बार एक नहीं तो अनेक डब्बे लगे जर्मनी में, और फिर इसको कहा गया वैगन ब्रिज। 1700 में पहली बार कि ये ऐसे डब्बे में, पहले तो इसमें से सामान रहता था और उसका ट्रांसपोर्टेशन होता था, पहली बार लोगों को बिठाया गया और लोग जाने लगे और इसे कहने लगे ट्रामवेज। इसके बाद आई स्वयंचलित ऐसी रेलवे, यानी जिसको कोई जानवर नहीं खींच रहा था, तो अपने आप इलेक्ट्रिसिटी पे ये गाड़ी चल रही थी। बेंजामिन फ्रैंकलिन, इन्होंने 1752 में ऐसी इलेक्ट्रिक सिस्टम की शुरुआत की, इलेक्ट्रिक रेलवे की शुरुआत की। और उसके बाद ऑफ कोर्स शुरुआत हुई औद्योगिक क्रांति। हम हमेशा देखते हैं कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई जेम्स वाट ने, जब वो मशीन इंजन तैयार किया, जिसमें पूरी दुनिया ने उसको बताया कि बाफ के अंदर कितनी शक्ति होती है। तो इस बाफ की शक्ति दुनिया को पता चली, और इस बाफ की शक्ति से ही बाद में ये ट्रेन रेलवे चलने लगी। और ये बाफ कैसे तैयार की, तो वही कोयला जला के बाफ तैयार की, और फिर उसके स्टीम इंजन की शुरुआत हुई, और आगे आया डीजल। 1857 में पहली बार इस क्रूड ऑयल की प्रॉपर रिफाइनरी तैयार हुई। क्रूड ऑयल के बारे में एक ऐसा ऑयल है जो जलता है, ये मनुष्य को बहुत पहले से पता है, लेकिन उसकी रिफाइनिंग करके उसमें से डीजल पेट्रोल तैयार किया पहली बार 1857 में। और जब से डीजल शुरू हुआ, तब से फिर डीजल के ऊपर काम करने वाली ये ट्रेनें भी शुरुआत हुई,
और ये ट्रेनें आज अभी तक भी चल रही है। अब इस रेलवे के कई सारे प्रकार हैं। प्रकार किसके ऊपर होते हैं? तो प्रकार उसके ऊपर होता है कि टेक्नोलॉजी क्या आप इसका कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं इस रेलवे में, उसके ऊपर टेक्नोलॉजी, उसके ऊपर इसके प्रकार है। और ये जो टेक्नोलॉजी है या ये जो रेलवे है, ये किस किस चीज के लिए इसका उपयोग किया है, किस चीज के लिए आप इसका उपयोग कर रहे हैं, इसके ऊपर भी इसके प्रकार है। तो सबसे पहला प्रकार इस ट्रेन का जो है, रेलवे का जो है, वो है हेवी रेल, यानी ऐसी रेल कि जिसका वस्तुमान ज्यादा है, जो भारी भक्कम है, जो बहुत ज्यादा सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकती है, सामान हो, लोग हो, जो बनती है बहुत सॉलिड है, बहुत स्ट्रांग है, जिसका वेट भी बहुत ज्यादा होता है, जिसके डिब्बे भी बहुत स्ट्रांग होते हैं और जिसके इंजन भी बहुत शक्तिशाली होते हैं। इस ट्रेन को बोलते हैं हेवी रेल, हेवी रेल। और ये रेल हम अक्सर देखते हैं, जिस ट्रेन में हम दूर जगह जाते हैं, ये सब इस हेवी रेल में आते हैं। उसके अलावा दूसरी होती है लाइट रेल। अभी लाइट रेल का मतलब ही होता है कि वो बनने में बहुत ही लाइट, यानी बहुत ही कम हल्की ऐसी बनती है। उसका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि लोगों की यातायात करना, उनका ट्रांसपोर्टेशन करना, और वो भी बहुत ज्यादा लंबे ऐसे सफर के लिए या लंबे डिस्टेंस के लिए नहीं, तो छोटे डिस्टेंस के लिए। इसे कहते हैं लाइट रेल। इसके अलावा एक है इंटरसिटी रेल। जो शहर 200 किलोमीटर के बीच में हो, ऐसे दो शहर को जोड़ने वाली कुछ ट्रेनें काम किया करती है, इसे कहते हैं इंटरसिटी रेल। जैसे दिल्ली बरेली है, जैसे मुंबई पुणे, मुंबई नासिक है, इनके बीच में जो ट्रेनें चलती है हर दिन लोकल जैसे, इसे कहते हैं इंटरसिटी रेल। इसके अलावा हाई स्पीड रेल, अभी ऐसी रेलें तैयार हो रही है जो बहुत हाई स्पीड पे चलेगी और जिनका मकसद सिर्फ ये होगा कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। और ऐसी ट्रेन अभी अपने देश में भी तैयार हो रही है, वो है बुलेट ट्रेन, जो मुंबई अहमदाबाद चलेगी। इसके अलावा है हेरिटेज रेल, ऐसी रेल जो हमारी संस्कृति की धरोहर है और हम इसलिए उसको चला रहे हैं कि हमारी संस्कृति का हम उसको कंजर्व कर रहे हैं, उसको बेहतर कर रहे हैं। तो बहुत साल पहले जैसे हमने उस ट्रेन की शुरुआत की थी, वैसे ही आज भी वो चल रही है और हम इस संस्कृति को हम कंजर्व कर रहे हैं। इसके अलावा है मेनो रेल। अभी हमने देखा कि ट्रेन जो होती है, रेलवे जो होती है, वो दो पटरी पे चलती है। एक पटरी पे जो ट्रेन चलती है उसे कहते हैं मोनोरेल, और आप देख सकते हैं कि वो पटरी बीच में रहती है और कैसी वो रेल बाजू में रहती है। हमारे देश में ऐसी मोनोरेल सिर्फ मुंबई में है। इसके अलावा और एक ऐसी ट्रेन है कि जो दो नहीं तीन पटरी पे चलती है। दो नॉर्मल पटरी होती है और उसके बीच में एक पटरी होती है। ऐसी ट्रेन जो बहुत पहाड़ी इलाका से चलती है, जो वो पहाड़ से उतरती है तो बहुत ज्यादा फास्ट वो आ सकती है और जिससे दुर्घटना हो सकती है, तो उसका स्पीड संतुलित रहे इसलिए वो दो पहियों के बीच में, दो पटरी के बीच में और एक पटरी डाली जाती है। और ये जो पटरी होती है, ये पटरी और उस रेलवे का इंजन, वो दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, जिसकी वजह से हम उस रेलवे के स्पीड को संतुलित कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। इसके अलावा एक टूरिस्ट रेलवे है। दोस्तों आप सुन के ताज्जुब करेंगे, लेकिन दुनिया की सबसे आलीशान, सबसे शानदार, सबसे ज्यादा लग्जरियस ट्रेन अगर कहीं है, किसी देश में है, तो वो हमारे भारत में है। ना अमेरिका में है, ना यूरोप में है, ना चाइना में। और ये टूरिस्ट रेलवे पूरी दुनिया में बहुत फेमस है। आप जब भी देखोगे ये हमेशा आपको फुल नजर आएगी, और इसके किराए अगर आप देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे, इतने ज्यादा किराए इस रेलवे के। बाद में है अर्बन रेल ट्रांजिट। अभी सिर्फ शहरी इलाके के लिए जो रेल बनाई जाती है और जिसका मकसद होता है कि सिर्फ शहर के एक जगह से दूसरी जगह तक लोगों को लेके जाए। ये जो पूरा सिस्टम है, वो टाइप की जो रेलवे, उसे कहते हैं अर्बन रेल ट्रांजिट। और इसमें आता है हमारी लोकल रेलवे, सिटी के रेलवे, हमारी मेट्रो, ये सब इसमें आती है। उसके अलावा है रैपिड ट्रांजिट रेल। अभी रैपिड ट्रांजिट रेल यानी क्या? तो ये ऐसी रेलवे होती है जो अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बीच में काम करती है, यानी विमान सेवा और नॉर्मल ट्रेन, इसके बीच में काम करती है। आज ये रेलवे सिर्फ दिल्ली में है। दिल्ली में अगर आप जाओगे तो दिल्ली में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उससे लेके लोगों को, यात्रियों को लेके वो फास्ट मेट्रो की तरफ जाती है।
और उस ट्रेन को कहते हैं रैपिड ट्रांजिट ट्रेन। ये बहुत ही हल्की होती है, बहुत ज्यादा एफिशिएंट होती है, फास्ट होती है और बहुत कम डिस्टेंस ये तय करती है। इसके अलावा है एलिवेटेड रेलवे। रेलवे अक्सर आपने देखा है कि रास्तों पे यानी जमीन पे चलती है, लेकिन कुछ रेलवे के लिए उनके पटरियों के लिए स्पेशली हवा में ब्रिजेस बनाए जाते हैं और उस ब्रिज के ऊपर वो पटरियां होती है और उस पटरी के ऊपर रेलवे चलती है और उन रेलवे को कहते हैं एलिवेटेड रेलवे। हमारे देश में जितने भी मेट्रो आज बन रहे हैं वो एलिवेटेड रेलवे ही बन रहे हैं। केबल रेलवे, हमारे देश में बड़े बड़े पर्वतों के ऊपर बड़े बड़े तीर्थ स्थान है, तीर्थ क्षेत्र है जहां लाखों भाविक जाते हैं और वहां जाना डिफिकल्ट होता है। तो ऐसे पहाड़ी इलाकों के लिए स्पेशल एक ट्रेन बनाई गई है, रेलवे बनाई गई है जिसका नाम है केबल रेलवे। अभी इसमें ये जो रेलवे है ये 2 पटरी पे तो चलती है, लेकिन उसके साथ केबल भी होते हैं जिसके साथ ये चलती है। तो नीचे पटरी होती है और ऊपर केबल होती है और उनके साथ ये चलती रहती है। इसके अलावा है ट्रामवे, यानी सड़क पे 2 पटरी पे चलने वाली बस, इसे कहते हैं ट्राम। हमारे देश में आज ये ट्राम कलकत्ता में चल रही है। इसके अलावा है माउंटेन रेलवे सिस्टम, सिर्फ माउंटेन के लिए, पर्वतों के लिए एक स्पेशल रेलवे सिस्टम होती है जो बहुत धीरे 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 चलती है और ये बहुत ज्यादा सुखद ऐसा अनुभव आपको देती है। आज की तारीख में दार्जिलिंग, नीलगिरी ऐसे पर्वतों में ऐसे रेलवे है जो आज भी हमारी संस्कृति को कंजर्व कर रही है। तो दोस्तों रेलवे को अगर आप देखोगे ना तो रेलवे का जो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव है, रेलवे का जो कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, किसी भी क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए बहुत ज्यादा है। हमने देखा कि इस रेलवे का उपयोग कैसे अंग्रेजों ने खुद के फायदे के लिए किया। आप अगर ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेज ब्रिटिश गवर्नमेंट की उनका जो रेवेन्यू देखोगे, उनका जो प्रॉफिट देखोगे, उनका जो कमाई देखोगे, रेलवे से कितनी ज्यादा उन्होंने बढ़ाई। तो आजादी के पहले अंग्रेजों ने इसका बहुत फायदा लिया था और आजादी के बाद भी हमारे देश की जो आर्थिक और सामाजिक विकास किया है उसमें बहुत बड़ा योगदान है इस रेलवे का। इनफैक्ट जो भी इंडस्ट्रियल सेंटर्स आज हमारे सामने हैं, अंग्रेजों ने वही दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास ये सब डेवलप किए और कई शहरें डेवलप किए जो उनके फायदे के लिए थे। लेकिन आज हम लोग देख सकते हैं कि जितने भी इंडस्ट्रियल सेंटर्स है, ग्रोथ सेंटर्स है, वहां रेलवे का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन, रेलवे की वजह से ऐसे सेंटर ग्रो किए हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये रेलवे करती है वो है कमोडिटी प्राइस स्टेबिलिटी। कुछ जीवन आवश्यक चीजें होती है जैसे अनाज, जैसे गेहूं, चावल, शक्कर, ये सभी को लगते हैं। अभी ये चीजें एक जगह पे उसका वो तैयार होते हैं, उसकी खेती होती है, लेकिन पूरे देश के हर लोगों को, हर व्यक्ति को वो लगते हैं। तो एक जगह जहां ये तैयार होता है वहां से हर जगह लेके जाना और उसके दर नियंत्रित में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम रेलवे करती है। ऐसे दर ताकि हर कोई इसको खरीद सके। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग करती है। अभी ये रेलवे जहां जहां ये डेवलप होती है, जहां जहां इसके स्टेशन डेवलप होते हैं, सेंटर्स डेवलप होते हैं, तो जाहिर है यहाँ बहुत सारे लोग आके रहते हैं। बहुत ज्यादा लोग, बहुत ज्यादा वोट्स, बहुत ज्यादा वोट्स, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल बड़ा सेंटर। तो ये सभी सेंटर जहां रेलवे डेवलप्ड है, जहां सिटीज डेवलप है, ये पॉलिटिकल सेंटर करके भी उभर रहे हैं। इनफैक्ट हमारे देश में अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम देश राज्यों की जो राजधानी है वो रेलवे की वजह से जो डेवलप हुए ऐसे शहर है। हमारा जो रेल नेटवर्क है ये दुनिया का सबसे बड़ा चौथा ऐसा नेटवर्क है और एशिया की बात करें तो पहला नेटवर्क है। हमारी जो रेलवे की रूट है वो 67,368 किलोमीटर इतनी हमारी रूट, जिसमें से ऑलमोस्ट 37% जो रूट है वो डबल या मल्टीपल ट्रैक है और ऑलमोस्ट 63% जो है वो सिंगल ट्रैक है जो भी बढ़ रहा है। अभी इसमें भी अगर सिर्फ ट्रैक की हम लेंथ ले, हमने देखा तो कि कितना किलोमीटर वो तय करती है रास्ता, तो 67,000 किलोमीटर है। लेकिन सिर्फ ट्रैक की लंबाई हम लोग देखें तो ट्रैक हमारा है 1,26,367 किलोमीटर इतना। हमारे देश में आज की तारीख में 7,325 इतने स्टेशन है। और इंडियन रेलवे एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी संस्था है जो भारत में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन करती है। हमारे देश में सबसे ज्यादा लोग जिसमें काम करते हैं वो संस्था का नाम है इंडियन रेलवे। 14 लाख से भी ज्यादा लोग इसमें काम करते हैं। भारत में नंबर 1 है और दुनिया में 8वें स्थान पे है। दुनिया में पहले जो 7 है
वो सभी साथी के साथ ये मिलिट्री चीजें हैं, यानी मिलिट्री गवर्नमेंट के मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ज्यादा लोग उसमें रहते हैं। अदरवाइज काम एक्चुअल काम देने वाली जो संस्था है वो दुनिया में मैं कह सकता हूं कि इंडियन रेलवे है। हर साल 808 करोड़ 60 लाख लोग यात्री हमारे इस रेलवे में सफर करते हैं, और इसमें से 2 करोड़ 21 लाख लोग तो ऐसे कि जो हर दिन सफर करते हैं। हम पिछले साल 21-22 की ये फिगर है कि 120 करोड़ 80 लाख टन इतने सामान की माल की हमने यातायात ट्रेन से की। अभी ये जो हमारी रेलवे है, इसके जो ट्रैक है इसको और ये पटरी है, इस पटरी के बीच में जो अंतर है इसके हिसाब से इसके 3 अलग अलग प्रकार है। सबसे पहला है ब्रॉड गेज। 2 पटरी के बीच में जो अंतर होता है वो 1676 मिलीमीटर यानी 1.6 मीटर इतना होता है। हमारे देश में जितनी भी रेलवे है 94% से भी ज्यादा जो रेलवे है वो ब्रॉड गेज से चलती है। उसके अलावा दूसरा है मीटर गेज। इसमें 2 पटरी के बीच में जो अंतर है वो 1 मीटर का होता है, और ऑलमोस्ट 4% से ज्यादा 4.25% अभी ये मीटर गेज पे है। और उसके भी छोटी जो होती है उससे कहते हैं नैरो गेज। अभी नैरो गेज 2 टाइप की होती है। 2 पटरी के बीच में अंतर 2 फीट का हो सकता है, 2.5 फीट का भी हो सकता है, और लगभग 2.5% जितना भी हमारा नेटवर्क है रेलवे का वो इस नैरो गेज के ऊपर है। अभी ये जो ब्रॉड गेज है उसमें 80% ब्रॉड गेज का इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है और बाकी बढ़ रहा है। हमारे पास जितने डिब्बे हैं 2,93,077 इतने जो डिब्बे हैं वो हमारे माल वाहतुक करने के लिए, सामान की वाहतुक करने के लिए ऐसे डिब्बे हैं, और प्रवासी वाहतुक करने के लिए 76,608 इतने डिब्बे हैं। ये सब 2022 की फिगर है। और इंजन की अगर बात करूं मैं तो हमारे पास 12,729 इतने इंजन हैं। इसके अलावा हमारे इंटरनेशनल रेलवेज भी हैं, यानी एक देश को दूसरे देश को जोड़ने के लिए। तो हमारी भारत से निकलने वाले 2 ट्रेनें हैं जो नेपाल जाती है, एक ट्रेन है जो बांग्लादेश जाती है, और एक ट्रेन बन रही है भूटान के लिए जो कुछ सालों में तैयार हो जाएगी। इसके अलावा और एक ट्रेन थी जिसका नाम था समझौता एक्सप्रेस। पाकिस्तान के साथ हमारी ये ट्रेन 1976 से चल रही थी, लगभग 46 साल चली, और आखिरी बार 2019 तक वो चली, उसके बाद वो चली नहीं। कोलकाता से लेकर ढाका यानी बांग्लादेश जाने वाली जो हमारी ट्रेन है उसे हम मैत्री एक्सप्रेस ऐसे कहते हैं। दोस्तों ये ट्रेन की जो डेंसिटी है तो 1 लाख किलोमीटर के लिए 9.76 किलोमीटर इतना रेलवे ट्रैक हमारे देश में है। और अगर एरिया के हिसाब से देखोगे तो 100 किलोमीटर अगर एरिया है तो 100 किलोमीटर के लिए 3.59 किलोमीटर इतना रेलवे ट्रैक हमारे देश में। लेकिन ये एवरेज है, ऐसे कुछ जगह है कि वो वहां डेंसिटी बहुत ज्यादा है, जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, यहाँ माइंस है, यहाँ इंडस्ट्रियल सेंटर्स है, यहाँ बहुत बड़े पैमाने में स्टील आयन बनता है, बाकी की चीजें बनती है, तो यहाँ बहुत ज्यादा रेल का नेटवर्क है। और बाकी की कुछ जगह ऐसी है कि जहाँ बहुत कम है। अभी इंडियन रेलवे का जो डेवलपमेंट हुआ उसके भी फेजेस हम समझ सकते हैं। तो पहले 20 साल थे 1832 से लेकर 1852 तक, कि जो सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए जिसका इस्तेमाल किया गया। बाद में जो फेज आया उसमें पैसेंजर रेलवे की शुरुआत हुई और एक्सपांशन, फिर अंग्रेजों ने पूरा पैसा, पूरी एनर्जी, सब कुछ लगाया और ज्यादा से ज्यादा इसका एक्सपांशन किया, और उसके बदले में ज्यादा लूटा भी हमारे देश को। और फिर 1925 से लेकर 1951 तक फिर ये जो रेलवे का नेटवर्क उन्होंने तैयार किया तो उसको इलेक्ट्रिफिकेशन, उसकी एफिशिएंसी बढ़ाना और ज्यादा एक्सपांशन करना है, इसमें काम किया। और फिर उसके बाद आजादी के बाद भी हम ये रेलवे अपना जो योगदान है अपने क्षेत्रीय विकास के लिए वो दे रही। आज की तारीख में 2022 तक इसका जो कारोबार है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो चलता है जोन और मंडल के हिसाब से। हमारे देश में रेलवे के 19 जोन है, 19 जोन है और 70 मंडल है जिसके ऊपर ये कारोबार चलता है। 1984 से एक अलग फेज की शुरुआत हुई है। 84 के साथ हम लोग रैपिड ट्रेन यानी फास्ट ट्रेन के ऊपर बढ़े। ये जो मेट्रो का काम हर जगह चल रहा है, तो देश में पहली मेट्रो 1984 में चालू हुई कलकत्ता में। उसी के साथ जो अभी फास्ट चलने वाली ट्रेन है तो उसकी शुरुआत शताब्दी से चालू हुई 1988 से, और वो अभी वंदे भारत और बाकी ट्रेन से हम देख रहे हैं। दोस्तों ये इंडियन रेलवे यानी भारत सरकार का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा उपक्रम है
एक ऐसा उपक्रम जिससे बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट होता है, इनकम जनरेट होता है, और फिर इनकम रेवेन्यू का उपयोग हमारे आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए होता है। इसलिए, और हमने देखा है कि इतिहास में भी इंडियन रेलवे ने कितना बड़ा योगदान अंग्रेज हो या हमारा देश हो, इसमें कितना दिया है। तो आने वाले दिनों में इस इंडियन रेलवे को बेहतर करे, इसलिए भारत सरकार ने एक बड़ी परियोजना ऐसी रखी है। और वो परियोजना क्या है? तो इस रेलवे के ऊपर रखिए, अभी ये जो आज की तारीख में इंडियन रेलवे का रेवेन्यू है, अगर आप देखोगे तो जितना पैसा इंडियन रेलवे बनाती है, 61% जो पैसा आता है, जो इनकम आता है, वो आता है फ्रेट से, यानी सामान की यातायात से, वाहतुक से। और सिर्फ 26% जो इनकम आता है वो आता है पैसेंजर ट्रैफिक से, और 13% बाकी की चीजों से, जैसे पार्सल हो, कोचिंग सर्विसेज हो, प्लेटफॉर्म टिकट्स हो, इन सब चीजों से। और दोस्तों, ये जो 61% सामान या माल वाहतुक से पैसा आता है, इनकम आता है, उसमें से 43% जो इनकम आता है वो कोयले से आता है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना कोयला हम तैयार कर रहे हैं। हमारे देश की इतनी बड़ी रेलवे, इतना बड़ा उसका इनकम, उसमें से 61% आता है इनकम इस माल वाहतुक से। और इस माल वाहतुक में से सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन रेलवे कोयले का है, 43%। इसका मतलब क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हर दिन कितना ज्यादा कोयला हम इस जमीन से निकाल रहे हैं, कितना ज्यादा कोयला हम इसको जला रहे हैं, और ये ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं कि जिसकी चीजें आज हमारे आंखों के सामने हो रही है। तो वो 43% है। 8% है सीमेंट, 7% है अनाज, और 7% है आयरन एंड स्टील, और बचे हुए 30-35% जो बाकी की चीजें हैं। पैसेंजर की बात करें तो पैसेंजर का कंट्रीब्यूशन हमने देखा कि 26% ही है, लेकिन इसमें दो टाइप की ट्रैफिक होती है। एक तो होती है सबर्बन ट्रैफिक, यानी 150 किलोमीटर तक जो रेलवे चलती है उसे कहते हैं सबर्बन ट्रैफिक, और 150 किलोमीटर के आगे जो रहती है उसे कहते हैं नॉन सबर्बन या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैफिक। लेकिन सबसे ज्यादा रेवेन्यू, सबसे ज्यादा पैसा इंडियन रेलवे को जो मिलता है वो मिलता है ये लॉन्ग डिस्टेंस है। 90% से भी ज्यादा इनकम रेलवे को यात्री प्रवास के से जो मिलता है वो लॉन्ग डिस्टेंस से मिलता है। और दोस्तों, इसमें अगर आप देखोगे तो 67% जो इनकम है वो सिर्फ स्लीपर कोच से है, यानी ये हमारे कॉमन लोग है, आम जनता है, सामान्य लोग है, जो सबसे ज्यादा इनकम कंट्रीब्यूट करते रेलवे का। 67%। 32% आता है एसी कोचेस से, और सिर्फ 1% आता है फर्स्ट क्लास एसी से। और ये लोगों के लिए, हमारे सभी भारतीयों के लिए रेलवे सिर्फ एक ट्रांसपोर्टेशन का जरिया नहीं है, ये बहुत ज्यादा है। हमारा इमोशन है रेलवे। एक तो रेलवे के हमारा इतिहास तो है ही, लेकिन एक रेलवे बहुत बड़ी संस्कृति है जो हर दिन हम मनाते हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं दोस्तों कि जो हर दिन, जैसा हमने देखा, 2,21,00,000 लोग हर दिन रेलवे की यात्रा करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो 3-3 घंटा जाने के लिए, 3 घंटा आने के लिए, 3 घंटा हर दिन इतना सफर करते हैं। और मैंने तो खुद देखा है कि 4-4 घंटा, यानी जाने के लिए 4 घंटा, आने के लिए 4 घंटा, इतना सफर करते हैं। तो सोचिए आप, नौकरी के लिए 8-10 घंटे, ट्रेन में 8 घंटे, और बाकी बचे हुए घर पे। तो उनके लिए ये ट्रेन ही घर होता है, ये ट्रेन। और सब कुछ, सब उनका कल्चर, सभी जो त्योहार वो मनाते हैं वो इस ट्रेन में मनाते हैं, चाहे वो ईद हो, दिवाली हो, क्रिसमस हो, सब कुछ इस पे मनाते हैं। कभी आप जो पास वाली बोगी होती है ना, पास धारकों के लिए जो बोगी होती है, उसमें आप चढ़ के देखिए, कौन कहां से बैठेगा, कहाँ बैठेगा, वो उसकी कुर्सी क्या होगी, क्या वो खेलेंगे ऑन द वे, सब कुछ डिसाइडेड होता है। यानी पूरा कोच, पूरी ट्रेन एक बड़ी फैमिली बनती है, सब लोग वो फैमिली मेंबर होते हैं, और वो ट्रेन ही उसका घर होता है। इस तरह से हमारे लोग अटैच्ड है, और हमारी संस्कृति का, पूरे फैमिली का, इमोशंस का एक बहुत बड़ा पार्ट अभी रेलवे कर रही है। और इसीलिए ये जो रिच हेरिटेज है, ये जो संस्कृति, ये जो परंपरा है, इसको ऐसे हम बढ़ा रहे हैं। अभी इस रेलवे ने हमारे देश में भी रीजनल डेवलपमेंट में बहुत बड़ा एक असर किया है, और सबसे इंपॉर्टेंट उसका एग्जांपल है कोकण रेलवे का। कोकण है वो क्षेत्र है कि जो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक को समुद्र को लग गए। लेकिन जब से कोकण रेलवे यहाँ शुरुआत हुई है, तो 2 फेज बोल सकते हैं। कोकण रेलवे के पहले, कोकण रेलवे के बाद, इतना बड़ा बदलाव इस कोकण रेलवे ने इस पूरे प्रदेश में किया है, आर्थिक, सामाजिक। और वैसे ही काम अभी ये इंडियन रेलवे जम्मू और कश्मीर में भी कर रही है। और कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं कि जिसको बदल दिया है
रेलवे ने। दोस्तों इसका फ्यूचर भी, आने वाले दिनों में भी ये इंडियन रेलवे बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाली है और विकास के लिए उसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और यही कारण है कि हम भारत सरकार ने इसको लेके लगभग 54 लाख करोड़, 710 बिलियन डॉलर, इतने सारे पैसे रखे हुए हैं इस रेलवे को मॉडर्नाइज करने के लिए। अब जिसमें क्या क्या है, तो इसमें है कि बहुत अलग नए नए रूट्स हम लोग बना रहे हैं। ऐसे रूट जहां अभी अभी तक रेलवे गई नहीं, इनएक्सेसिबल एरियाज, कि जहां अभी तक रेलवे नहीं थी, रेलवे की जरूरत है। और हमने देखा है कि किसी भी क्षेत्र को अगर बेहतर करना है तो रेलवे सबसे इंपॉर्टेंट काम कर सकती है। तो अभी जम्मू कश्मीर में भी ट्रेन मेट्रो शुरुआत होगी, इसकी परियोजना हमने बनाई है। उसके अलावा डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल फ्रेट कॉरिडोर, यानी ऐसे रेलवे जो 100% सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्री के लिए काम करेगी, वो यातायात के लिए काम करेगी, वस्तु के लिए काम करेगी। और इस ट्रेन में वो डब्बे जैसे डिब्बे नहीं होंगे, तो जो जरूरत होगी, आपने कभी पोर्ट्स देखा है, बंदरगाह देखा है, तो वह सामानों को के लिए, उसके स्पेशल चीज के लिए स्पेशल इक्विपमेंट्स होते हैं। वैसे स्पेशल इक्विपमेंट से भरी होगी ये पूरा कॉरिडोर, ये पूरी ट्रेन। आज की तारीख में दिल्ली मुंबई में ऐसा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है और बाकी की जगह पे आ रहा है। इसके अलावा हाई स्पीड रेलवे शुरुआत हो रही है, जिसे डायमंड क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। हमारे देश में मुंबई, दिल्ली को, चेन्नई और हावड़ा, कलकत्ता, ऐसे 4 जगह पे ये कनेक्ट करेगी। और आप देख सकते हैं कि 1500-2000 किलोमीटर ऐसे लंबे लंबे रूट है। और ना कि सिर्फ ये महानगरों को वो कनेक्ट करेगी, लेकिन उसके बीच में जो भी शहर है उसको भी वो कनेक्ट करेगी और इन सबका विकास करने में योगदान देगी। इसके अलावा एग्जिस्टिंग जो ट्रैक है उसको हाई स्पीड पैसेंजर, हाई स्पीड फ्रेट कॉरिडोर में कन्वर्ट करना, इसका भी काम हम लोग कर रहे हैं। सेमी हाई स्पीड रेल्स, यानी अभी जो ट्रेनें चल रही है उसकी स्पीड बढ़ा के सेमी हाई स्पीड, और जिसका एग्जांपल आपके सामने है वो है वंदे भारत, वो ट्रेनें बढ़ रही हैं। इसके अलावा 14 ऐसी ट्रेनें बन रही हैं, रेलवे लाइंस, कि जो हमारे संरक्षण के लिए, अंतरराष्ट्रीय पॉलिटिक्स के लिए, बाकी के देशों के साथ संबंधों के लिए बहुत जरूरी है। ऐसी 14 लाइन हमारी बन रही है कि जो हम चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ और नेपाल के साथ मिलके हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा ऐसे ट्रैक जो सिंगल ट्रैक है उसको डबल ट्रैक कराना, वो इसमें शामिल है। स्टेशन डेवलपमेंट, अभी तक आपने देखा कि स्टेशन का सिर्फ रेलवे स्टेशन होता है, लेकिन उस रेलवे स्टेशन को कैसे पूरा व्यापारिक संकुल बनाए, कैसे उसको बेहतर बनाए, कैसे और बेहतर सुविधा लोगों को दे, उसके लिए स्टेशन के भी रीडेवलपमेंट हो रहा है। ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन, ऑलरेडी 80% के ऊपर तो हमारा गया ही है, अभी 100%, 100% हम ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन करने वाले हैं इसमें। इसके अलावा ऐसी ट्रैक्स की जो मीटर गेज है या नैरो गेज है, उस सब को ब्रॉड गेज में कन्वर्ट करना, ये भी हमारा लक्ष्य इसमें है। ट्रैक रिन्यूअल, ऐसे ट्रैक जो ओल्ड हो चुके हैं और जिनको जरूरत है, ऐसे रिन्यूअल का काम चल रहा है। बेटर सेफ्टी मेजर्स, यानी रेलवे के साथ हमारी यात्रा अधिक सुरक्षित हो, बेहतर हो, एफिशिएंट हो, इसलिए भी कई सारी चीजें अभी इसमें शामिल है। तो इस तरह से जो आने वाले दिनों में जो रेलवे है, यह भी बेहतर होने वाली है। एमसीएल के साथ रेलवे का एक बहुत अनोखा रिश्ता होने वाला है। वो कैसे? तो रेलवे आज की तारीख में सिंगल लार्जेस्ट कंज्यूमर है इस फॉसिल फ्यूल्स का। हमारा लक्ष्य है कि इस पूरे फॉसिल फ्यूल को हम रिप्लेस करें स्वच्छ ईंधन के साथ, हमारे क्लीन फ्यूल के साथ। तो दोस्तों, आज जो डीजल का इंडियन रेलवे का कंजम्पशन है, उसके हिसाब से इंडियन रेलवे सिंगल लार्जेस्ट कंज्यूमर है डीजल का, एक संस्था का। और हर दिन ऑलमोस्ट 65 लाख लीटर इतना डीजल सिर्फ हमारे इंडियन रेलवे को लगता है। और मुझे बताने की जरूरत नहीं कि ये डीजल पूरा फॉसिल डीजल। और अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी में पूरे देश को जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी लगती है, जितनी भी बिजली लगती है, 2% बिजली ये रेलवे को लगती है। ऑलमोस्ट 380 लाख यूनिट हर दिन उसको लगता है। ये 2022 की फिगर है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इस ट्रेन में भी सीएनजी इंजन आ चुके हैं। ये पूरा जो डीजल आज लगता है इंडियन रेलवे को, ये पूरा डीजल हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं हमारे स्वच्छ ईंधन के साथ, सीएनजी के साथ। और सबसे अच्छी बात यह है कि सीएनजी, आपने देखा होगा कि सीएनजी बड़े बड़े सिलेंडर में हम लोग भरते हैं, गैस में वो होता है, वायु रूप होता है। लेकिन उस गैस को जब आप लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, उसका लिक्विफेक्शन करते हैं,
जब इस सीएनजी को एलएनजी में जब आप कन्वर्ट करते हैं तो उसका वॉल्यूम 600 गुना कम होता है। यानी अगर किसी टैक्सी में, किसी कार में आपने देखा होगा बड़ा 10 किलो वाला सिलेंडर देखा होगा, अगर उस 10 किलो को आप एलएनजी में कन्वर्ट करें तो इतना छोटा हो जाएगा। तो आने वाले दिनों में एलएनजी करके जब ये ट्रेनें चलेगी, क्योंकि हमने देखा है कि हर डीजल इंजन हम सीएनजी के ऊपर कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई भी आपने देखा ट्रक है, छोटी गाड़ी है, सब। तो वैसे ही ये सभी जो डीजल पे चलने वाले जो इंजन है वो सीएनजी पे कन्वर्ट हो सकते हैं। और ये सीएनजी जब एलएनजी में कन्वर्ट होगा तो बहुत कम जगह में वो इतना ज्यादा फ्यूल लेगा और बहुत देर तक वो यात्रा कर सकते हैं। तो ये हमारा आने वाला काम है जो हम लोग रेलवे के साथ करेंगे। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन, जो भी अभी हमें उत्पादकता बढ़ानी है हर गांव की, ऑर्गेनिक फार्मिंग की, उसके फार्मिंग के ऊपर जो बनने वाले अलग अलग फूड प्रोडक्ट्स की, इनका भी ट्रांसपोर्टेशन में हमारे इस रेलवे का बहुत अहम हिस्सा आने वाला है। सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स, एक गांव से, एक तहसील से बाकी की जगह पे दूसरी जगह लेके जाना, पूरे देश में लेके जाना, इसके लिए भी इंडियन रेलवे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और दोस्तों, हमारा एक ही मकसद है कि हमें इस देश को, यानी इस परिस्थिति को अगर बदलना है, हमें पर्यावरण का, इस धरती माँ का ख्याल रखना है और हमारे देश को सबसे बड़ा दुनिया की आर्थिक महासत्ता या नंबर 1 इकोनॉमी करनी है, तो हमें फोकस करना है बिजनेस के ऊपर। और अगर जब बिजनेस की बात करते हैं तब आती है उसमें इंडियन रेलवे। तो हमें इस देश को फिर से सुजलाम सुफलाम कराने में इंडियन रेलवे का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, सहयोग हमारे साथ होने वाला है। आने वाले दिनों में एमसीएल और इंडियन रेलवे एक बहुत अच्छे ऐसे पार्टनर के रूप में आने वाले हैं। धन्यवाद। थैंक यू। इंडियन रेलवे और ऐसे ही भारत की जो अर्थव्यवस्था के प्रमुख साधन हैं, उन सबके पार्टनर, उन सबके लीडर, भविष्य में एमसीएल बनेगा, हम सब बनेंगे और उससे शुरू होगी आर्थिक आजादी की नई लड़ाई। ये आज का मैसेज बहुत सरल और तरल भाषा में शाम से समझा है। सो गुड मॉर्निंग एमसीएल इंडिया परिवार, सच में। और एक शुक्रवार शाम से का ट्रेनिंग वेबिनार, हमारी सोच पे एक जोधा प्रहार। आपने देखा होगा और आपने सुना होगा कि भारतीय रेल व्यवस्था में आर्थिकता के कितने मुद्दों की गुंजाइश है। मैं आपको याद दिला दूं, शाम से नेतृत्व में एमसीएल की वो टीम है जिन्होंने जैव ईंधन के माध्यम के द्वारा भारतीय रेल के साथ भी बहुत सारा काम किया हुआ है। तो आने वाले समय में हम क्षेत्र को आगे लेके जाएंगे हमारे बिजनेस मॉडल के, हमारे बिजनेस के तरीके से, और वो पूरे देश के लिए होगा। और ये आप अगर सोचेंगे, देखेंगे कि भारतीय रेल को इस तरह से आर्थिकता के मुद्दे से जोड़कर हमारे ब्रेन को एक अलग खुराक आज शाम सर ने दी है। और आप, मैं सबको आह्वान करता हूं कि इस सब का जो मूल या उस सब का जो रास्ता शाम सर ने बार बार बताया, वो है सस्टेनेबिलिटी। आज हमें इस सस्टेनेबिलिटी सोच की जरूरत है। जी हाँ, मैं हमारे सारे एमसीएल इंडिया परिवार को आह्वान करता हूं कि भारत के कई राज्यों में, कई शहरों में, कई गांवों में, कई तहसील में आज बाढ़ जैसी समस्या है। बारिश की पहली कुछ बूंदों ने जो क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट है, एक बहुत बड़ा तूफान, बहुत बड़ा हाहाकार देश के कई भागों में, प्रांतों में किया है। तो मैं आह्वान करूंगा हमारे एमसीएल इंडिया परिवार को, जितना हो सके अपना अपना ख्याल रख के अपने भाइयों और बहनों की हेल्प करने की कोशिश करिएगा। आज हमारे लताताई सहारे ने मैसेज किया है कि गढ़चिरौली में इतना तूफान मचा है कि लोग चाहकर हुए भी हम ट्रेनिंग को सुन नहीं पा रहे हैं। आप ट्रेनिंग वेबिनार जो सुन रहे हैं, उन सबको आह्वान है कि आप इस विपदा में इकट्ठा होके अपने अपने तरीके से जितना हो सके छोटे छोटे उपाय करके लोगों की हेल्प करने की कोशिश करिए। बट आप सब लोग सुखरूप रहिए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज इस तरह से हाहाकार मचाने वाला है। तो इसलिए श्याम सर कहते हैं कि वी आर द फर्स्ट जनरेशन टू बेयर दिस ऑल डैमेजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड वी आर द लास्ट वन टू सेव इट। इसी थॉट के लेके हम आगे बढ़ते हैं, उस थॉट को लेके हम अपना काम जारी रखेंगे। एमसीएल अपना काम अलग लेवल जारी रखेगा और हम सब मिलके इस देश को एक नई आर्थिक आजादी की तरफ लेके जाएंगे और ऐसे नेचुरल डिजास्टर से बचाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच।
all MCL, MBAs, MVPs, MP owners, BDAs, senior BDAs, prime BDAs, and all the who believes in MCL's vision and mission. थैंक यू वेरी मच। जी हाँ, मैं शान से और एक बार कहना चाहूंगा, जो स्लाइड में लिखा गया है कि हम सबको इस देश की मिट्टी का वास्ता है और MCL ही सुजलाम सुफलाम भारत का रास्ता है। जय हिंद, जय MCL। Thank you very much, Dr. Lavesh sir, and thank you very much, Dr. Shyam sir. दोस्तों, आज के इस श्याम सर के प्रेजेंटेशन में हमने ये देखा कि किस प्रकार से रेलवे के इतिहास से लेकर उसके निर्माण से लेकर रेलवे का भारत के नवनिर्माण में जो कंट्रीब्यूशन था वो किस प्रकार से रहा, और आने वाले दिनों में MCL रेलवे के साथ मिलकर किस प्रकार से फिर एक बार हमारे देश को सुजलाम सुफलाम भारत बनाने का सपना हम देख रहे हैं। तो दोस्तों, आज का ये सेशन डेफिनेटली आप लोगों को समझ में आया होगा कि आने वाले दिनों में इस इकोनॉमी को अगर हमें चेंज करना है तो किस तरह से हमें आगे कदम बढ़ाने होंगे। तो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर श्याम सर फॉर दिस वंडरफुल थॉट। वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को मैं फिर एक बार याद दिलाना चाहता हूं कि आपको जो चैट बॉक्स में लिंक शेयर की गई है, उस लिंक के ऊपर जाकर आप लोगों का फीडबैक हमारे साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे सारे प्राइम बीडीए, हमारे बीडीए, हमारे सीनियर बीडीए, हमारे MBS, हमारे सारे MVP, हमारे चैनल पार्टनर्स और हमारे सभी स्टेक होल्डर्स। जी हाँ दोस्तों, हमारे परिवार के सभी सदस्य, आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। और साथ ही साथ जो बात अभी डॉक्टर लवेश सर ने कही है, जी हाँ दोस्तों, कई जगहों पर तूफान है, कई जगहों पर बहुत ज्यादा जोरदार वर्षा है। तो आप सभी लोगों को ये दिल से रिक्वेस्ट है कि आप अपने परिवार का और पूरे MCL के परिवार का सेहत का ख्याल रखिएगा। और इसी के साथ मैं मंगेश शेलार आप सभी से ये कहता हूं कि आज का ये वेबिनार यहीं पर समाप्त हुआ। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।